उषा के 5 बेटे थे, जिसमें से उसके 3 बेटों की शादी हो गई थी। उसकी तीनों बहू कविता, रीता और कीर्ति एक अच्छे घराने से थी। उसकी तीनों ही बहू काफी अमीर थी और इसी बात का घमंड उषा को था। ऐसे ही एक दिन उषा की एक पड़ोसन उसके घर आती है। अरे उषा बहन, मैंने सुना था कि तुम्हारी तीनों बहू अभी मायके गई थी। तुम्हारी तो तीनों बहुएं बहुत अमीर है। इस बार क्या लाई है मायके से तुम्हारे लिए? हाँ, मेरी छोड़ो बहन, मेरी तो तीनों बहुएं हर साल मायके से कुछ न कुछ महंगी चीजें लेकर आती हैं। तुम बताओ कि तुम्हारी गरीब बहुएं अपने मायके से क्या लेकर आई? वो भी तो मायके गई थी ना। उषा बहन, तुम्हें अपनी तीनों अमीर बहुओं पर बहुत घमंड है, पर मुझे तो अपनी गरीब बहू पर भी घमंड है। क्योंकि गरीब होने के बाद भी मेरी बहू जब भी मायके से आती है तो पूरे घर वालों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आती है। वो केवल अपना नहीं सोचती। पर तुम्हारी तीनों बहुओं के पास पैसा होने के बाद भी वो तीनों केवल अपने अपने पतियों के बारे में सोचती है। तुम्हारा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। अपने पड़ोसन की बात सुनकर उषा को उससे जलन होने लगती है। अब उषा कभी भी बाहर निकलती तो वे दूसरों की बहू को देखती। उसके मोहल्ले में बहुत सी ऐसी बहू थी जो गरीब परिवार से थी, पर वो गरीब होने के बाद भी अपने परिवार वाले और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखती है, उनका मान सम्मान करती है। पर उषा की तीनों बहू अमीर होने के बाद भी उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचती और बस अपनी अमीरी के घमंड में चूर रहती है। सही बोलती हैं मेरी सारी पड़ोसन। भले ही तीनों बहुएं अमीर हैं मेरी, पर उनके माँ बाप ने उन्हें कोई संस्कार नहीं दिए। मैं भी इन अमीर बहुओं का घमंड तो तोड़ कर ही रहूंगी। मेरे अभी 2 और बेटे कुंवारे बैठे हैं। इस बार मैं अपने घर में गरीब बहू लेकर आऊंगी और इन तीनों को दिखाऊंगी। जब इनका घमंड टूटेगा ना, तब इन्हें पता चलेगा। अब क्या था, अब उषा बिना कोई देरी करे अपने दोनों बेटे रंजीत और कमल की शादी नीलम और पीहू नाम की लड़की से करवा देती है। नीलम और पीहू एक गरीब परिवार से थी, इसलिए वो दहेज में कुछ नहीं लेकर आ पाती। पर जब उषा अपनी दोनों गरीब बहू का गृह प्रवेश करा रही होती है तो रीता अपनी देवरानी का मजाक बनाते हुए उससे कहती है, माँ जी, उनके माँ बाप इतने ज्यादा गरीब हैं क्या कि विदाई में कुछ दे भी नहीं पाए? देखो ना, बाहर एक गाड़ी भी नहीं खड़ी, ऐसे ही खाली हाथ आ गए हैं दोनों। छोड़ो ना दीदी, गरीबों की कहाँ इतनी औकात कि वो दहेज लेकर आ सके। याद है ना हमारे समय पर कैसे हमारे मायको वालों में ट्रक भर भर के दहेज दिया था। इतना सारा सामान था कि घर भी छोटा पड़ गया था। मेरी प्यारी अमीर बहुओं, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मुझे सब याद है। तुम्हारे माँ बाप ने ये जो सामान भिजवाया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे लिए उन्होंने एक साड़ी तक नहीं भिजवाई। जबकि हमारे यहाँ तो रिवाज है कि बहू अपने साथ कुछ लाए या ना लाए, लेकिन संस्कार जरूर लाती है। माँ जी, हमारे घर वाले इतने अमीर नहीं थे कि वो दहेज दे पाए, और ये बात उन्होंने शादी के पहले आपको साफ साफ कह दी थी। फिर भी आपने हमारे मायके वालों के लिए सोने के कड़े और कान की बालियां भेजी हैं। अरे मुझे इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हारे मायके वाले को बोल ही दिया था। और तुम ना मेरी ये 2 गरीब बहुओं से कुछ सीखो। भले ही ये लोग कुछ लेकर ना आई हो, लेकिन ये दोनों मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। गरीब होने के बाद भी इनके माँ बाप मुझे सोने के कड़े और कान की बालियां दी हैं। ये सब देखकर उषा की तीनों अमीर बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब नीलम और पीहू की पहली रसोई होती है तब वो दोनों साधारण सा खाना बनाती है और ये सब देखकर कविता एक बार फिर अपनी दोनों देवरानी का मजाक बनाते हुए कहती है, अरे ये क्या बनाया है तुम दोनों ने? हलवा, पूरी, पुलाव, क्या है ये सब? माना कि तुम दोनों गरीब घर से हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ससुराल वालों को और इस ससुराल को भी गरीब समझोगे। क्या कविता, किसे समझा रही हो? बेचारी दोनों गरीब घर से आई है। इन दोनों को हमारी तरह खाना बनाना नहीं आता होगा। इनके घर वालों ने तो इन्हें रोटी, सब्जी, दाल और चावल बस यही बनाना सिखाया होगा। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो रीता। मैं तो भूल ही गई कि ये गरीब होने के साथ साथ गंवार भी हैं। भला इनको तो उन डिश के बारे में पता भी नहीं होगा जो हम इस घर में बनाते हैं। खैर, अगर तुम दोनों का काम धाम खत्म हो गया तो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। माँ जी टेबल पर खाने का इंतजार कर रही हैं। हमें उनके लिए चाइनीज फूड बनाना है। पर दीदी, आज तो हमारी पहली रसोई है, फिर आप दोनों ने खाना क्यों बनाया? और वैसे भी हमने इतना खाना बना लिया है। हमारे हाथों का खाना इतना भी बुरा नहीं है। आप एक बार देसी खाना खाकर तो देखिए। नो थैंक्स, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो।
अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर बेचारी नीलम और पीहू वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद नीलम और पीहू की तीनों अमीर जेठानी टेबल पर खाना खाने लगती है। टेबल पर हमेशा की तरह चाइनीज डिश देख कर उषा अपनी पांचों बहुओं से कहती है, बहू, ये खाना तुम तीनों ने बनाया है? भूल गई हो क्या तुम तीनों? आज मेरी दोनों बहुओं की पहली रसोई है। माँ जी नाराज मत होइए, हम दोनों ने खाना बनाया, हम दोनों बस अभी आपका खाना लेकर आते हैं। अब पीहू और नीलम खाना लाकर अपनी सास को देती है। वो अपनी गरीब बहुओं का हाथ का खाना खाकर उन दोनों की खूब तारीफ करती है। ये देखकर उसकी तीनों अमीर बहू अंदर ही अंदर जलने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उषा की 5 बहू एक एक करके अपने मायके जाती है और मायके से वापस आती है। मेरी पांचों बहुएं एक एक करके मायके गई हैं। हर बार की तरह मेरी तीनों अमीर बहुएं मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? कुछ भी नहीं। सारे गिफ्ट्स और सारे तोहफे उनके माँ बाप ने अपने बेटी दामाद को दिया है। बस मेरी 2 गरीब बहुएं जिनके घर से मेरे लिए इतनी प्यारी साड़ी आई है। माँ जी अब मेरे मायके वाले अगर मुझे और आपके बेटे को गिफ्ट नहीं देंगे तो क्या पड़ोसियों को देंगे? और वैसे भी आपकी दोनों गरीब बहुएं जो साड़ी लेकर आई हैं, हमारे तोहफे उससे कहीं ज्यादा महंगे हैं, पर फिर भी आपको हमारे महंगे तोहफे पसंद नहीं आए। पसंद तो आपकी अपनी गरीब बहू की साड़ी आई है। हाँ। उषा की तीनों बहू अपनी नाराजगी उषा को दिखाई रही होती है कि एक बार फिर उषा की पड़ोसन उसके घर आती है और इस बार उसे बधाइयाँ देती है। मैंने सुना है इस बार तू गरीब घर की बहू लेकर आई है। मैं ना कहती थी अमीर बहू के सिर्फ चोंचले होते हैं, असली संस्कार और गुण तो गरीब घर की बहुओं में होते हैं। तेरी खुशी देखकर तो मुझे लग रहा है जो खुशियाँ तेरी 3 बहुएं तुझे नहीं दे पाई अमीर वाली, वो खुशी तेरी एक गरीब बहू ने तुझे दे दी है ना? हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सही मायने में खुशी महंगे तोहफे में नहीं बल्कि प्यार में होता है। काश यही बात मेरी तीनों अमीर बहुएं समझ पाती। शायद आज तीनों मुझसे नाराजगी ना दिखा रही होती। अपनी सास की बातें सुनकर अब उषा की तीनों बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तीनों अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद तीनों जेठानी अपनी दोनों देवरानियों को अपना लेती है और फिर कभी भी अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाती और न ही अपनी गरीब देवरानियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। रीना शहर में पली बड़ी थी। रीना की 2 बहनें और थी। उसकी दोनों ही बहनें काफी पढ़ी लिखी थी। बस एक रीना ही थी जिसने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और इस बात से नाराज उसके पिताजी उसकी शादी गांव में करवाने का फैसला लेते हैं। इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। अब जब ये गांव में रहेगी तब इसे पता चलेगा कि इसने अपने हाथों से अपनी कितनी अच्छी जिंदगी और सुख सुविधा को गंवाया है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? रीना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, बस वो हमारी बाकी बच्चों की तरह तेज नहीं है और वैसे भी हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। मुझे जो निर्णय लेना था मैंने ले लिया। अब मैं अपना निर्णय नहीं बदलने वाला। इस तरह से रीना के पिता उसकी शादी गांव में राकेश नाम के एक लड़के से करवा देते हैं और शादी के अगले ही सुबह रीना की सास तारा रीना के कमरे का दरवाजा पीटती है। रीना बहू, सवेरा हो जाए उससे पहले ही उठ जा और हमारे साथ खेत चल, वरना अगर सवेरा हो गया ना तो खेत नहीं जा पाएगी। अभी तो सुबह के 4 ही बज रहे हैं, सही से सवेरा भी नहीं हुआ और इतनी सुबह सुबह माँ जी मुझे खेत में ले जा रही है। रीना, अगर तुम अभी माँ के साथ खेत नहीं गई तो पूरे दिन हल्की नहीं हो पाओगी और फिर पेट पकड़कर बैठी रहोगी। घर में संडास नहीं है क्या? रीना, हम तुम्हारे माता पिता की तरह अमीर नहीं है, हम गरीब घर के लोग हैं। भला हमारे घर में संडास कहाँ से आएगा? और वैसे भी गांव वालों की मान्यता है कि बाहर की गंदगी को बाहर ही रखना चाहिए। राकेश जी, मैं आप जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसीलिए मेरे अंदर आप जितना ज्ञान भी नहीं है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि संडास गंदगी नहीं है बल्कि साफ सफाई का एक साधन है। अगर घर में संडास रहेगा तो साफ सफाई भी रहेगी और मुसीबत के समय संडास भी बहुत काम आएगा। अरे बहू, आज तेरी आँख खुलेगी भी या नहीं? जल्दी उठ, हम सारी औरतें बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। लोटा लेकर जल्दी आना। रीना, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम माँ के साथ जाओ। अब रीना लोटा लेकर अपनी सास और गांव के कुछ औरतों के साथ खेत में जाती है, जहां सभी औरतें अपना अपना स्थान पकड़कर बैठ जाती है और आपस में बातें करने लगती है। माँ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी।
हाँ बहू, पूछो ना। माँ जी, हम गरीब हैं क्या, इसीलिए हमारे घर में संडास नहीं है, या गांव में किसी के घर भी संडास है ही नहीं? बहू, तुमने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, पर मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम गांव के लोग हैं और अपनी संस्कृति का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तुम शहर के लोगों की तरह घर में ही संडास बना के बाहर की गंदगी को घर में नहीं लाते। बस यही कारण है कि पूरे गांव में किसी के घर में भी संडास नहीं है, और अगर एक दो संडास होगा भी गांव में तो बड़े लोगों के घर में होगा, क्योंकि बड़े लोगों की तो बड़ी बातें होती हैं जो हम छोटे लोग नहीं करते। तुम्हारे सास बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुरानी। पर माँ जी, घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। रीना अपनी सास और बाकी की औरतों से संडास को लेकर बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ कुछ लड़के बाइक पर आते हैं और बाइक की लाइट जलाकर आपस में बातें करते हैं। भाई, मुझे गांव में आना इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ की सुबह बहुत अच्छी होती है, हम लोगों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमेशा किसी न किसी औरत को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं हल्का होते हुए। अरे भाई, तभी तो गांव गांव है। वैसे वो नीली साड़ी वाली को देख, तो उसका फिगर देखकर तो लग रहा है कि कतई जहर होगी। अरे नीली साड़ी वाली, जरा अपना चेहरा भी दिखा दो, हम तो रोज ही आपको देखते हैं। इस तरह से वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। उन लड़कों के जाने के बाद रीना शर्म से लाल हो जाती है, तो वही तारा रीना से कहती है, अरे बहू, घबरा मत, ये गांव के आवारा लड़के हैं, जानबूझकर इस समय अपनी बाइक लेकर आते हैं ताकि किसी न किसी को शौचालय करते हुए देख लें। पर मैं तुझे बताती हूँ, अगर तेरे साथ ऐसा दोबारा हो ना, तू अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छुपा लेना ताकि किसी को पता ना चले। रीना के साथ आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब उसके लिए पहली बार था और ये सब उसे जरा भी पसंद नहीं आता। पर समय के साथ रीना भी कोशिश करती है कि वो यहाँ के लोगों में उनके तरह ही ढल जाए, पर बिना शौचालय के उसे ये सब नहीं हो पाता। और आखिर एक दिन रीना राकेश से बोल ही देती है, राकेश जी, मुझे माफ करना, पर मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिना संडास के मैं नहीं रह सकती। आप माँ जी और पिताजी से बात करके घर में या घर से थोड़ी दूर पर एक शौचालय बनवाइए। मैं इस तरह से सुबह लोटा लेकर नहीं जा सकती और उसके बाद पूरे दिन खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकती। रीना, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि घर में शौचालय का होना कितना जरूरी है, खासकर की महिलाओं के लिए, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। राकेश की बात सुनकर रीना कुछ नहीं कहती और अपने ससुराल वालों से नाराज हो जाती है। पर अचानक से तारा की तबीयत खराब हो जाती है। अपनी बीमार सास को देख रीना अपनी नाराजगी भी खत्म कर देती है। क्योंकि तारा बीमार थी, इसलिए आज रीना अकेले ही खेत में जाती है। बहुत जल्द सवेरा होने वाला था, इसलिए आज रीना दूसरे खेत में चली जाती है। और तभी वहाँ रीना का जेठ और उसके कुछ दोस्त वहाँ आ जाते हैं। अरे भैया, तुम्हारे छोटे भाई का ब्याह हो गया और तुमने दावत भी नहीं दी। अरे भाई, ब्याह का क्या दावत लेगा, हमारे छोटे भाई को शहर जाने दो, उसकी बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाने दो, फिर देखना कैसे हम पूरे गांव में पार्टी देते हैं। इस तरह से वो सभी बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं और तभी रीना के जेठ की नजर रीना पर पड़ती है। रीना को खुले में शौच करता देख रीना की जेठ की नजर शर्म से झुक जाती है। अरे मेरे दादा भाई, ये तो तुम्हारे छोटे भाई की जोरू है। अरे तुम लोगों ने इसे बताया नहीं क्या कि ये मर्दों की जगह है, यहाँ से मर्दों का आना जाना है। रीना का जेठ कुछ नहीं बोल पाता और रीना भी शर्म से बेहाल हो जाती है। कुछ देर बाद रीना घर जाती है। उसके घर पहुँचने के बाद उसका जेठ राकेश से बोलता है, राकेश, तूने अपनी जोरू को बताया नहीं क्या कि नदी के साइड वाले खेत पर जाना मना है? वो रास्ता हम आदमियों के लिए बना है, वहाँ पर औरतें खुले में शौच नहीं करती। आज तेरी जोरू की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफ करना जेठ जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर घर में संडास होता तो आज आपको या मुझे इस शर्मिंदगी को नहीं झेलना पड़ता, और आज माँ जी की जो हालत है शायद वो हालत भी नहीं होती। आज आप लोगों के कारण माँ जी बिस्तर पर ही शौच कर रही है। आप लोग छोटे या गरीब नहीं है, छोटी आप लोगों की सोच है, तभी इस घर में शौचालय नहीं। और एक और बात, जिस घर की सोच अच्छी होती है ना, उसी घर में शौचालय होता है। आज पहली बार रीना अपने घर वालों का विरोध करती है और उसकी ऐसी कड़वी जुबान सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद राकेश भी ठान लेता है कि वो घर में शौचालय बनवाएगा और इसलिए राकेश
सभी के खिलाफ जाकर घर में शौचालय बनवा भी लेता है। और घर में शौचालय बनने के बाद उसके घर के सभी लोगों का नजरिया भी बदल जाता है और वो लोग भी रीना की इस बहादुरी के लिए उसे शाबाशी देते हैं। सीतापुर नाम के एक गांव में कुछ लोग बाहर रात के समय में आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी गांव वाले देखते हैं कि गांव के सभी कुत्ते इधर उधर दौड़ रहे हैं और किसी के ऊपर भौंक रहे हैं। कुत्तों को इस तरह से भौंकता देख एक बूढ़ा आदमी कुत्तों से बोलता है, अरे आज क्या हो गया है तुम सभी को, जो आज एक साथ तुम सब मिलकर इस तरह से भौंके जा रहे हो? बाहर का तो कोई गांव में नहीं आया, फिर तुम किस पर भौंक रहे हो? काका, अपने गांव में कुत्ते आज से पहले इस तरह से कभी किसी पर नहीं भौंके और यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। न जाने फिर ये कुत्ते किसके ऊपर भौंक रहे हैं। गांव वाले कुत्तों को शांत करवा ही रहे होते हैं कि गांव वाले देखते हैं एक एक करके सारे कुत्ते मर रहे हैं। ये देखकर गांव में हड़कंप मच जाता है। तभी उन्हें किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। काका, अपने गांव के सभी कुत्ते तो मारे गए, फिर ये किस कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है और साथ में ये किस औरत की आवाज है? पता नहीं बेटा, मैं इतने सालों से इस गांव में हूँ पर ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हे भगवान, गांव वालों की रक्षा करना। सभी गांव वाले वहां हो रही घटना के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहां एक चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ गांव वालों के सामने आती है। गांव वाले उस चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते से बोलती है, मोती, तू बहुत भूखा है ना, जाकर अपना शिकार कर ले। जितने चाहे उतने इंसानों को मार कर खा जाना और मेरे लिए भी कुछ खाने को ले आना। और अगर शक्तियाँ कमजोर पड़ जाए तो बस मुझे एक बार आवाज लगा देना, फिर मैं उस इंसान को अपनी शक्तियों से मार दूंगी। चुड़ैल के ये बोलते ही कुत्ता गांव वालों के पीछे पड़ जाता है और एक एक करके गांव वालों को मारने लगता है और उनकी लाशों को खाने लगता है। ये सब कुछ गांव की एक औरत जिसका नाम नीरू होता है वो देख लेती है। ये देखकर नीरू के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो खुद से बोलती है, हे भगवान, ये सब कुछ मैं क्या देख रही हूँ? हमारे गांव में ऐसी खतरनाक चुड़ैल और भूतिया कुत्ते का साया। इससे तो अब हमें केवल गुरुदेव ही बचा सकते हैं, परंतु मैं इस चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते से सभी गांव वालों को कैसे बचाऊं? जिस तरह से ये दोनों मिलकर गांव वालों को मार रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि सुबह होने से पहले ही ये चुड़ैल और इसका भूतिया कुत्ता सभी गांव वालों को मार मार कर खा जाएंगे। ये दोनों सभी गांव वालों को खत्म करे उससे पहले मुझे चुड़ैल और इसके कुत्ते से बचकर गुरुदेव के पास जाना होगा और उन्हें यहाँ हो रही घटना के बारे में बताना होगा। इतना बोलकर नीरू चुड़ैल की नजरों से छुपते छिपाते अपने गुरुदेव के पास जाती है और उसे सारी घटना के बारे में बताती है। गुरुदेव एक हवन कुंड तैयार करते हैं और एक गोला बनाते हैं, जिसके बाद गुरुदेव पूजा करते हैं। अब वो चुड़ैल और उसका भूतिया कुत्ता गांव वालों को नहीं मार पाते, जिसके बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, मैं और मेरा मोती गाँव वालों को क्यों नहीं मार पा रहे हैं और हमें ये हो क्या रहा है? कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है? अब चुड़ैल खुद को रोक नहीं पाती और गुरुदेव की शक्तियों से गुरुदेव की ओर खींची चली जाती है। कुछ देर बाद चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ उस गोले में आकर खड़ी हो जाती है। गुरुदेव उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर फेंकते हैं और उससे बोलते हैं, बता चुड़ैल, तू अपने भूतिया कुत्ते के साथ इस गांव में क्यों आई है और क्यों गांव वालों को परेशान कर रही है? आखिर क्यों तू इन सब की जान की दुश्मन बनी बैठी है? मैं यहाँ इन गाँव वालों को खत्म करने आई हूँ और इन गाँव वालों को मैं खत्म करके रहूंगी। मैंने इन गाँव वालों की इतनी मदद की, पर इन गाँव वालों ने क्या किया? मुझे और मेरे मोती को मरने के लिए छोड़ दिया, पर इन गाँव वालों ने मेरी कोई मदद नहीं की और मेरी जान चली गई। मैं इस गांव में अपने मोती के साथ रहा करती थी,
मेरा नाम नीतू है, नीतू। कुछ दिनों पहले जब मैं अपने मोती के साथ रात के समय में मार्केट गई थी, तो अब कुछ चोर आए और इस नीरू का पर्स लेकर भाग गए। जिसके बाद मैंने और मेरे मोती ने मिलकर इस नीरू को इसका पर्स वापस दिलवाया, परंतु मैं और मेरा मोती चोरों का दुश्मन बन गया। और अगली रात इतना बोलकर चुड़ैल बाबा को अपनी मौत की घटना बताती है कि आखिर किस तरह से अगली रात जब नीतू अपने मोती के साथ बाहर सैर पर निकली थी, तब उन चोरों ने आकर के उन दोनों को अगवा कर लिया था और उनका गला काट कर गाँव में फेंक दिया। परंतु जब नीतू और उसके कुत्ते का किडनैप हो रहा था, तब कुछ गांव वालों ने उन्हें देखा था, पर फिर भी उन गांव वालों ने उन दोनों की कोई मदद नहीं की। नीतू और उसका कुत्ता काफी आवाज देता रहा, परंतु कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकला और न ही किसी ने उन दोनों की मदद की, और उन चोरों ने बड़ी ही बेरहमी से उसकी और उसके कुत्ते की जान ले ली। बस इसीलिए मैं इस गांव में आई हूँ, ताकि मैं अपने और अपने मोती की मौत का बदला ले सकूं। चुड़ैल बनते ही मैंने और मेरे कुत्ते ने सबसे पहले उन चोरों को मारा। उसके बाद हम इस गांव में आए। इस गांव में भी कुछ लोगों को हमने उनके डर की सजा दे दी। कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। अब उन्हें भी मारकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चुड़ैल, तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, परंतु तू जो इन गांव वालों के साथ कर रही है वो गुनाह है, और मैं तुझे ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगा। इसलिए मैं तुझे इस दुनिया से मुक्त कर रहा हूँ। मुझे पता चल चुका है तेरी जान तेरे इस कुत्ते में बसी है, इसलिए मैं सबसे पहले तेरे इस कुत्ते को मारूंगा ताकि तुझे भी मुक्ति मिल जाए। नहीं बाबा, तू ऐसा नहीं कर सकता। जाने दे हम दोनों को। हमें अपनी मौत का बदला लेना है इन गांव वालों से। अब तू किसी की जान नहीं ले सकती। इतना बोलकर गुरुदेव हवन करते हैं और चुड़ैल और उसके कुत्ते के ऊपर गंगा जल डालते हैं। कुछ देर बाद अग्नि कुंड में से एक त्रिशूल निकलता है। बाबा उस त्रिशूल को लेकर उस कुत्ते को मारते हैं। भूतिया कुत्ता जैसे ही मरता है, उसी के साथ उस चुड़ैल की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, और इस तरह से उन गाँव वालों के ऊपर से खतरनाक चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते का साया खत्म हो जाता है।